दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है और स्टॉक 300 को क्रॉस कर सकता है। अब सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार ने भी एनबीएफसी और दूसरी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों के लिए कुछ बड़ा फैसला किया है, जिसके आने वाले समय पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी महत्वाकांक्षी कंपनी यानी जेएफएसएल को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। इसके जो कोर बिजनेस है, जिसमें इंश्योरेंस का बिजनेस हो या फिर म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस हो या फिर अगर आप देखें डिजिटल बैंकिंग का बिजनेस, वो सारे बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए लगातार फैसले भी लिए जा रहे हैं। आप देख रहे कि बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा नई अपॉइंटमेंट भी हुई है और एक मजबूत टीम तैयार की गई है। तो क्या आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? क्योंकि अभी भी स्टॉक काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि लिस्टिंग के समय जो प्राइस आई थी वो अभी भी प्राइस नहीं देखने को मिली है। तो क्या इस समय जब बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो हमें क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश कर लेना चाहिए? क्या ये आने वाले समय एक ज़बरदस्त समय रिटर्न दे सकता है? क्या ये स्टॉक भी जियो जैसे जी बजाज ग्रुप ने रिटर्न दिया वैसा ही दे सकता है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 244 पर यहाँ पे 1.99% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे में 250 का इसने हाई भी बनाया। तो ऊपर के लेवल से यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक लगातार दौड़ा है, ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। वैसे पिछले 6 महीने के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको लगभग 2% की गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि 248 का अब देखो प्राइस था 21 अगस्त को। लेकिन अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे 8.65% की वापस तेजी देखने को मिल रही है निचले लेवल से। 224 के आसपास स्टॉक था 13 नवंबर को, उस हिसाब से अच्छा प्रदर्शन किया है। सिर्फ 5 डेज की भी बात करें, यहाँ पे लगभग 6.78% 7% की तेजी बनी है। तो स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, लगातार लोगों के सवाल भी आते हैं कि आखिर रिलायंस का इसमें रोल क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ रिलायंस ने प्रमोटर ग्रुप में अलग अलग कंपनीज के माध्यम से भी यहाँ पे निवेश हुआ है। वो प्रमोटर ग्रुप में बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ हैं, जिसमें आप देख दो कि श्री चक्र कमर्शियल एलएलपी ये प्रमोटर ग्रुप से जिनकी 11.6% की होल्डिंग है। इसके अलावा देवर्षि कमर्शियल एलएलपी ये भी प्रमोटर ग्रुप से और इनकी 8.6% की होल्डिंग है। करुणा कमर्शियल एलएलपी इनकी 8.6% की होल्डिंग है। तत्वम इंटरप्राइजेस यह 8.6% की होल्डिंग है और ये भी प्रमोटर ग्रुप से ही है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इनकी 4.8% की होल्डिंग है। इसके अलावा समरजीत इंटरप्राइजेस एलएलपी जिनकी 2% की होल्डिंग है। तो ये सभी आपको देखें तो प्रमोटर ग्रुप से दिखाई देंगे। अलग अलग सब्सिडीज कंपनियां हैं रिलायंस की, उनके माध्यम से यहाँ पे इसमें एक अपने होल्डिंग ली गई है। तो ये सारी अलग अलग आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो बड़ा निवेश है वो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का, करीब 2% की उन्होंने होल्डिंग ली है। तो काफ़ी भारी भरकम निवेश गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की तरफ से किया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। इसके अलावा यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड ने भी 1.6% की बड़ी होल्डिंग ली है, यानी इस बड़े फंड हाउस ने भी काफ़ी अच्छा भरोसा जताया है। इसके अलावा जेएफएसएल ट्रस्ट की तरफ से भी देखें तो 0.8% की होल्डिंग ली गई है। यहाँ पे जो इसके अलावा एक बड़े म्यूचुअल फंड ने भारी निवेश किया और वो है क्वांट म्यूचुअल फंड। इन्होंने जबरदस्त निवेश किया, करीब 1.10% की उनकी होल्डिंग है। और ये इसीलिए शो हो रहा है क्योंकि इनकी होल्डिंग 1% से ऊपर है टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न में। वैसे अलग अलग 32 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है, जिनकी 4.71% की होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें, यहाँ पे 922 अलग अलग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने यहाँ पे 20.96% की होल्डिंग ली है। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे निवेश काफ़ी बड़ा हुआ है। इसके अलावा देखें तो 29 बैंकों ने यहाँ पे निवेश किया, उनकी 0.05% की होल्डिंग है। और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग यहाँ पे आपको दिखा देंगे 3 है, लेकिन उनकी होल्डिंग काफ़ी कम है, वो परसेंटेज में गिनने जितनी नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का ज़बरदस्त निवेश है, 37 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी जिनका निवेश है, जिसमें 8% की होल्डिंग देख सकते हो कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी, उसमें से 6.6% की होल्डिंग अकेली एलआईसी का है। यानी एलआईसी ने भी भारी भरकम निवेश किया हुआ है इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई आने वाले समय में देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्लाउड बेस्ड सर्विस शुरू करने जा रही है। यानी आप देखो कि जो डाटा है वो सुरक्षित रहे, लोगों को जो भी है उनकी अच्छी टेक्नोलॉजी के दम पे कामकाज मिले, लेकिन उनकी जो अमाउंट है या फिर उनके दूसरे सिक्योरिटी डाटा है वो भी सेफ रहे। इसके लिए फिनटेक कंपनियों के लिए या फिर देख लो फाइनेंशियल कंपनियों के लिए सरकार क्लाउड बेस्ड सर्विस शुरू करने जा रही है।
और अप्रैल 2024 से देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह एक तरह से क्लाउड बेस्ड सर्विस शुरू कर देगी और ये बहुत बड़ा विजन है जिससे आने वाले समय में जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको कम किया जा सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखें तो इसकी अनाउंसमेंट कर चुकी है कि क्लाउड बेस्ड फाइनेंशियल सेक्टर के लिए सर्विस शुरू की जाएगी, उन सेक्टर को क्लाउड फैसिलिटी से लेस किया जाएगा। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनका कहना है कि बहुत जल्द ये 260 के लेवल को टच कर सकता है, इसमें पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, तो ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। अब आप देख सकते हो कि रिलायंस की तरफ से ईसा अंबानी को भी बोर्ड के अंदर अपॉइंटमेंट दी गई है, उसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इसकी परमिशन मिले। इसके अलावा 2 और मेंबर्स हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंटरव्यू हुए। अब आप इसका मार्केट कैप देखें तो आपको 1,55,243 करोड़ के आसपास दिखा है, ज़बरदस्त मार्केट कैप है। और इस मार्केट कैप के हिसाब से कह सकते हैं कि यह अब लार्ज कैप में जाने को बिल्कुल शामिल होने को तैयार है। तो जनवरी महीने से लार्ज कैप की जो म्यूचुअल फंड की एमएफआई लिस्ट है वो उसमें ये लार्ज कैप में शामिल होगा, ये प्रबल दावेदार है। इसके अलावा आईआरएफसी पॉलीकैप शामिल है। तो ये जो नोमा हेल्थ की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले फरवरी से लार्ज कैप बन जाएगा। और लार्ज कैप बनने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी भारी भरकम निवेश शुरू हो जाएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं उनका निवेश जियो फाइनेंशियल सर्विस में आना शुरू हो जाएगा और ऐसे में फिर इसकी तेज़ी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो अभी मौका है, अभी फिलहाल कंपनी आप देखो लार्ज कैप में शामिल नहीं है, तो इस मौके का फ़ायदा उठा के आपको इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। आने वाले समय ये आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी आने वाले समय में एनबीएफसी से सीआईसी बनने जा रही है, यानी आरबीआई के पास इसकी परमिशन मांगी है और कंपनी एक बार सीआईसी बन गई तो उसमें और संभावना पॉजिटिव बनेगी क्योंकि कंपनी अपनी रिलायंस इसके ऊपर अच्छे से पकड़ मजबूत बना पाएंगे और अपने बिजनेस को अच्छे से वो मैनेज कर पाएंगे। और सीआईसी होने का मतलब ये होगा कि उसमें बिजनेस में और प्रबल संभावना बनेगी, बिजनेस और तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी बातें जो साबित करी है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में शानदार तेज़ी बन सकती है। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि निचले लेवल से खरीदारी करें। आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर सकता है। एक बार इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते तो देख सकते हो मार्केट कैप 1,55,243 करोड़ के आसपास जो बहुत ही शानदार है। इसका पी रेशियो फिलहाल 4,887 का है। ये इसके लिए एक चिंताजनक बात है क्योंकि पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर पी बी रेशियो देखें तो 1.36 है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ का पी रेशियो 18.62 है। तो इंडस्ट्री का पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे इसका आरओई देखें तो 1.73% है और इसका ईपीएस 0.05 है। डिविडेंड देखें तो फिलहाल कंपनी ने दिया नहीं है। और अगर आप इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो आपको 179.62 की बुक वैल्यू दिखाई देगी। तो अपनी बुक वैल्यू से अभी फिलहाल थोड़ा ही स्टॉक ऊपर है और इसकी फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10 रुपीज़ है। अब आप देख लो कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी है एनबीएफसी, इसके ऊपर आप देखें तो आपको बजाज फाइनेंस दिखाई देगा, उसके बाद बजाज फिनसर्व दिखाई देगा और तीसरे नंबर पर जियो फाइनेंशियल सर्विस है। तो इस हिसाब से देखें तो उनकी प्राइस जहाँ पे 7,000 और 2,000 के ऊपर है, तो ऐसे में ये प्राइस काफ़ी नीचे है। और आने वाले समय ये अगर आप इसको कम से कम 5 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं तो यह स्टॉक भी आपको 2,000 का टारगेट दिखा सकता है। ऐसी बिल्कुल इसमें प्रबल संभावना है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ये सही मौका है आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश कर लेना चाहिए क्योंकि अब स्टॉक के अंदर करंट लौटा है, काफ़ी वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, तो दाव लगाना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।